हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजस स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के एनसीईआरटी के छठे अध्याय को, जिसका नाम है बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में हम 4 प्रकार के जैव प्रक्रम पढ़ते हैं: पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। चैप्टर ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। आज के पार्ट के अंदर यानी कि आज के चैप्टर के अंदर हम लोग पोषण और श्वसन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला हमारा जो टॉपिक है वो सजीव और निर्जीवों में अंतर है। जीवित चीजें यानी कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है? तो सजीवों के पास जीवन होता है, निर्जीवों के पास नहीं होता। सजीव जो है वो जन्म देते हैं बच्चों को यानी कि प्रजनन करते हैं, निर्जीव प्रजनन नहीं करते। सजीव जो है वो अपना जीवित रहने के लिए जल, वायु और भोजन पर निर्भर करते हैं। ये किसी पर भी निर्भर नहीं करते क्योंकि ये तो जीवित ही नहीं होते। पहला है, ये उत्तेजनाओं के प्रति जो है प्रतिक्रियाशील होते हैं। इस उत्तेजनाओं के प्रति जो है प्रतिक्रिया, इसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। निर्जीव जो है वो किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। सजीवों में जो है हमेशा उपापचयी क्रियाएं चलती रहती हैं, इनकी श्वसन, पोषण, हृदय का धड़कना, ये सारे काम होते रहते हैं। लेकिन निर्जीव चीजों में ऐसे किसी प्रकार का कोई काम नहीं होता। और उसके बाद में सजीव वृद्धि करते हैं और ये वृद्धि नहीं करते। ऐसे कुछ अंतर आप सजीव और निर्जीवों में ध्यान रखेंगे। फिर अगला जब हमारा टॉपिक बनता है या फिर अगला जो पॉइंट लिखा हुआ है नोट डाल के कि विषाणु जो होता है वो न तो सजीव होता है और न ही निर्जीव होता है। तो विषाणु को क्या कहा जाता है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है क्योंकि ये सजीवों की तरह भी व्यवहार करता है और निर्जीव की तरह व्यवहार करता है। कैसे? जब ये किसी सजीव कोशिका को संक्रमित करता है, इनकी किसी कोशिका में चला गया तो ये सजीव की तरह होता है। लेकिन जब ये वातावरण में रहता है तो वातावरण में कैसा रहता है? निर्जीव प्राणी की तरह रहता है। तो वायरस कैसा होता है? सजीव भी होता है और निर्जीव भी होता है। अब बात करें जैव प्रक्रम की परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा, ऐसे प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवन के अणु या फिर किसी भी जीव के अनुरक्षण का काम करते हैं। अनुरक्षण इनकी रक्षा करने का काम, वृद्धि करने का काम, सभी प्रकार के कार्य करता है, उस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम में पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन आते हैं। हम पोषण को पढ़ते हैं। पोषण किसे कहेंगे? पोषण यानी कि भोजन का ग्रहण करना, भोजन का पाचन करना, यही तो पोषण है। यानी कि भोजन ग्रहण करना, पचे हुए भोजन का अवशोषण करना और भोजन का जो है वो शरीर के अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। यानी कि भोजन को ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण करके उसका पाचन करना, पाचन करके उसका अवशोषण करना यानी कि उसके अंदर से न्यूट्रिशंस को निकालना और उन न्यूट्रिशंस को हमारे शरीर के काम करने के लिए उसका उपयोग करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत ही शानदार परिभाषा है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करें पोषण की, तो पोषण 2 प्रकार का होता है। एक तो स्वपोषी पोषण होता है और एक विषम पोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण और विषम पोषी में क्या अंतर है? स्व का मतलब होता है खुद और विषम का मतलब होता है दूसरा। यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं। और ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, ऐसा पोषण कौन सा होता है? विषम पोषी पोषण होता है। तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास वातावरण में उपस्थित सरल जैविक पदार्थों यानी कि सरल अजैविक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, ऐसा जो पोषण होता है वो स्वपोषी होता है। और पोषण का वो तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है, ऐसा पोषण कौन सा होता है? विषम पोषी पोषण होता है। तो इनको आप लोग थोड़ी सी परिभाषा जरूर ध्यान में रखें। ज्यादा सारी की सारी बातें डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा, लेकिन ज्यादा रुकूंगा नहीं क्योंकि हमारा चैप्टर जो है वो ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए आपको एक एक बातें मैं समझाते हुए थोड़ा जल्दी चलूंगा। स्वपोषी पोषण किसे कहेंगे? तो हमारी परिभाषा आ गई कि पोषण का ऐसा तरीका जिसमें जीव जो है अपने आसपास स्थित जो अजैविक पदार्थ है, इनकी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य प्रकाश, इन तीनों का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाता है, ऐसे पोषण को हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं। स्वपोषी पोषण कौन करता है? तो हरे पौधों में और कुछ जीवाणुओं के अंदर क्या होता है? स्वपोषी पोषण पाया जाता है। और स्वपोषी जीव जो है कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं किसके द्वारा पूरी करते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपने भोजन की पूर्ति करते हैं। अब हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं, तो ये प्रकाश संश्लेषण कैसे काम करता है? हरे पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा
क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट यानी कि भोजन का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बहुत ही शानदार परिभाषा है, एक बार वापस सुने। जो पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उनके अंदर उनकी पत्तियों के अंदर हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। तो हरे रंग के सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। अब बात करें प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या घटनाएं होती, पहले आप इस इमेज को समझें और ये इमेज आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा तो प्रकाश संश्लेषण आप आराम से समझ पाओगे। यानी कि जैसे सूर्य का प्रकाश आएगा, इधर से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेंगे और पौधों की जड़ें जो है वो क्या अवशोषित करेगी, जमीन से जल अवशोषित करेगी। यानी कि तीन चीजें चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सनलाइट। तीन चीजों से क्या बनेगा, ये कार्बोहाइड्रेट बनेगा यानी कि भोजन बनेगा। और साथ में कौन सी गैस रिमूव होगी, ऑक्सीजन रिमूव होगी यानी कि ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगी। और ऐसे ही आपको ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया भी एकदम अच्छे से याद रखनी है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में क्रिया करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर क्या बनेगा, ग्लूकोज यानी कि उनका भोजन बनेगा। भोजन को हम लोग हमेशा किस में लिखते हैं, ग्लूकोज में लिखते हैं। और साथ में कौन सी गैस रिमूव होगी, ऑक्सीजन। फिर भी आपकी अभिक्रिया पूरी नहीं है। पूरी क्यों नहीं है, क्योंकि इधर देखो कार्बन 6 है लेकिन इधर कार्बन सिर्फ अकेला है, इधर हाइड्रोजन 12 है, इधर हाइड्रोजन सिर्फ कितने हैं, 2 है। और इधर ऑक्सीजन 2 है लेकिन इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 6 और 2 8 है। इधर ऑक्सीजन सिर्फ 2 और 1 3 ही है। यानी कि अभिक्रिया संतुलित नहीं है। तो संतुलित करने के लिए आप हमेशा क्या करेंगे, हेट एंड ट्रायल यूज करेंगे। हेट एंड ट्रायल हम जो है पहले चैप्टर में पढ़ते हैं। फिर भी आपको मैं यहां समझा देता हूं, कार्बन को 6 करना है तो इसके आगे 6 लगा दिया तो कार्बन पूरा हो गया। लेकिन ऑक्सीजन इधर कितना हो गया, 12 ऑक्सीजन हो गया तो 12 इधर भी करना पड़ेगा। इधर कितने, ये 6 है और इधर कितने हैं, 2। 6 और 2 8 है, 12 करने। तो उसके बाद ऑक्सीजन को 12 बाद में करते हैं। पहले हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन इधर कितने, 12 और इधर की साइड कितने हैं, 2। तो 12 से 2 है तो 2 को 12 कैसे करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 12। अब इधर ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन 6 × 2 12 और इधर हो जाएगा 6 यानी कि 18 ऑक्सीजन हो गए। 6 12 और 6 कितने हो गए, 18 ऑक्सीजन हो गए। अब इधर भी 18 करने पड़ेंगे तो इधर 18 करने के लिए आप इसको यहाँ पे भी 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 2 = 12 और यहाँ पे 6 ऑलरेडी है तो 12 और 6 कितने हो गए, 18। यानी कि 18 जो है कार्बन ऑक्सीजन के परमाणु पूरे हो गए। कुल मिला के बात आपको ये है, याद रखनी है कि आपको ये परिभाषा याद होनी चाहिए, यानी कि ये रिएक्शन याद होनी चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर क्या बनाते हैं, भोजन। और भोजन यानी कि ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको C6H12O6 आपको याद रखना है। तो भोजन बनेगा, साथ में कौन सी गैस रिमूव होगी, ऑक्सीजन। और बाकी देखो ग्लूकोज को छोड़ के बाकी सब के आगे क्या लगा दो, 6 लगा दो। हमारी अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। प्रकाश तरंगों के दौरान 3 प्रमुख घटनाएं होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या होता है, पहले जो है क्लोरोफिल क्या करता है, जो पत्तियों के ऊपर जो क्लोरोफिल होता है वो उसको जो है प्रकाश को अवशोषित करता है, सूर्य के प्रकाश को। फिर क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। और साथ में क्या होता है, जल परमाणु टूटते हैं यानी कि H2 जो है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटेगा। तो दूसरे नंबर पे काम होता है, पहले जो है सूर्य के प्रकाश का अवशोषण होगा, दूसरे नंबर पे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाएगा और जल के परमाणु को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ा जाएगा। और तीसरे नंबर पे क्या काम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का किस में परिवर्तन होगा, ग्लूकोज में परिवर्तन किया जाएगा। यही तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। ये तीनों पॉइंट आप जो है अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। यानी कि क्लोरोफिल हमने कई बार नाम सुना, क्लोरोफिल से ही क्लोरोप्लास्ट बनता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये एक प्रकार का वर्णक होता है यानी कि पिगमेंट होता है। और वर्णक जो होता है हमेशा किसके लिए होते हैं, किसी भी चीज के कलर के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे हमारे शरीर का जो स्किन का कलर होता है वो भी एक वर्णक के कारण होता है। और हमारे किस वर्णक के कारण, वो होता है मेलेनिन वर्णक के कारण हमारी स्किन का कलर डिसाइड होता है। तो पत्तियों की कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं और ये बिंदु कोशिकांग है जिन्हें क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो ध्यान रखेंगे पत्तियों के ऊपर जो हरे कलर के बिंदु होते हैं उन बिंदुओं को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। कोई ज्यादा क्वेश्चन यहां से नहीं बनेगा। रंध्र से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रंध्र की क्रियाविधि और उसके कार्यों को समझाइए। तो ऐसा 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन बने
तो रंध्र होते क्या है, पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, रंध्र बोला जाता है। इंग्लिश में इनको स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, अब रंध्र क्या काम करता है, तो ये पत्तियों से क्या करता है, पत्तियां भोजन बनाती है, भोजन बनाने के लिए जो है, जैसे ये लीफ है, ये भोजन बनाएगी तो कौन सी गैस लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेगी, और छोड़ेगी कौन सी गैस, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को लेना छोड़ना और कार्बन डाइऑक्साइड को लेना कौन डिसाइड करेगा, रंध्र डिसाइड करेगा। यानी कि गैसों का आदान प्रदान कहां से होता है, गैसों का आदान प्रदान रंध्रों से होता है। और दूसरा काम है, जब रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं तो जल की क्या होती है, हानि होती है। इसको क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया। तो रंध्रों के दो कार्य आप लोग ध्यान रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैसों का आदान प्रदान रंध्रों से होता है, और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में जल की हानि भी कहां से होती है, रंध्रों से होती है। फिर रंध्रों की रचना और क्रिया, यानी कि कैसे कैसे बने होते हैं और कैसे काम करते हैं ये। तो बने कैसे होते हैं, पत्तियों की सतह पर मौजूद रंध्रों के चारों ओर दो कोशिकाएं होती है, और इन दो कोशिकाओं को द्वार कोशिकाएं कहते हैं। द्वार कोशिका यानी कि इंग्लिश में इसको गार्ड सेल बोलते हैं। ये कोशिकाएं रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए उत्तरदायी, यानी कि उसको कंट्रोल करती है। तो बस ये इनकी संरचना है कि रंध्रों के जो है दो कोशिकाएं होती है, जिनको गार्ड सेल या द्वार कोशिकाएं कहते हैं, और ये द्वार कोशिकाएं रंध्रों के खोलने और बंद होने के लिए उत्तरदायी होती है, उनको नियंत्रित करती है। फिर ये बंद खुलती कैसा है रंध्र, और बंद कैसे होता है। तो जब रंध्र के अंदर रंध्र की कोशिकाओं के अंदर या द्वार कोशिकाओं के अंदर जब जल अंदर आता है तो कोशिका फूल जाती है तो जो है रंध्र फूल जाता है, और जब जल बाहर निकल जाता है, जल वाष्पीकरण होकर उड़ जाता है, तो द्वार कोशिकाओं से जब जल निकल जाता है, द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाती है, और जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाती है तो रंध्र से जल की हानि होती है, और रंध्र क्या होता है, बंद हो जाता है। यानी कि ये खुलना और बंद होना किस पे डिपेंड करता है, द्वार कोशिकाओं पे। जब द्वार कोशिकाओं के अंदर जल भर जाएगा तो द्वार कोशिकाएं फूलेगी तो रंध्र खुल जाएगा, और जब वो जल वाष्पीकृत होकर उड़ जाएगा तो द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाएगी, और जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ गई तो रंध्र क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब हम लोग स्वपोषी पोषण के बाद बात करते हैं विषम पोषी पोषण की। विषम पोषी पोषण ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, वो कौन सा होता है, विषम पोषी पोषण होता है। यहाँ पे इंग्लिश में नाम लिखे हुए हैं, अगर आप इंग्लिश से पढ़ते हैं तो आप इनको नाम जरूर याद रखें, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। विषम पोषी पोषण जो है वो 3 प्रकार का होता है, प्राणी सम पोषण, मृत जीवी पोषण और परजीवी पोषण। प्राणी सम पोषण में क्या होता है कि ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन जो है पहले भोजन पदार्थ जो हमारे शरीर के अंदर ग्रहण किया जाता है, और उसके बाद शरीर के अंदर ग्रहण करने के बाद उस भोजन का पाचन किया जाता है, और ऐसे पाचन विधि को क्या बोला जाता है, प्राणी संपोषण कहा जाता है। यानी कि पहले भोज्य पदार्थों का अंतःग्रहण यानी कि शरीर के अंदर लिया जाता है, और फिर उन भोज्य पदार्थों का क्या किया जाता है, पाचन। यानी कि सभी प्रकार के जानवरों के अंदर, मनुष्यों के अंदर, अमीबा के अंदर किस प्रकार का पाचन होता है, पोषण होता है, प्राणी संपोषण होता है। मृत जीवी पोषण क्या होता है, मृत से पता चल रहा है यानी कि मरा, यानी कि मृत जीवी अपना भोजन जो है वो मृत जीवों के शरीर से या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मृत जीवी पोषण कहते हैं, क्योंकि सड़े गले पदार्थ और मृत शरीरों से अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण इसमें याद रखोगे कवक और फफूंदी, यानी कि हम लोग मशरूम जो सब्जी खाते हैं, वो मशरूम बारिश के मौसम में जब कोई चीजें वनस्पतियां जब सड़ जाएगी, वो सड़ी गली वनस्पतियों के ऊपर ही मिलेगी आपको। तो यानी कि फफूंदी और कवक कहाँ मिलती है, मृत जीवी पोषण करते हैं ये, और ये जो है जहां सड़ी गली चीजें होगी वहीं पर मिलेगी। तीसरा है परजीवी, पर का मतलब होता है दूसरा, जो अपने जीवन के लिए, अपने पोषण के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, उनको हम लोग परजीवी कहते हैं। तो परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहते हैं, या तो हमारे शरीर के अंदर रहेंगे या फिर हमारे शरीर के बाहर रहेंगे। जैसे हमारे शरीर के ऊपर जू होती है, जू हमारे को मारती नहीं है, लेकिन जू हमारे शरीर से क्या करती है, अपना पोषण प्राप्त करती है। तो वो कैसी है, वो जू एक परजीवी पोषण का उदाहरण है। तो ये हमारे शरीर के अंदर या बाहर रहते हैं, जो शरीर को मारते नहीं है और उनसे अपना क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, यानी कि सजीवों से पोषण प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जौक, अमरबेल और जू। अमरबेल एक पौधा होता है, परजीवी पौधा होता है, जो बड़े पेड़ों के ऊपर जो है वो एक प्रकार से इस प्रकार से चिपका हुआ होता है, और बड़े पौधों की शाखाओं में या तने में इसकी अपनी जड़ होती है, और जब बड़ा पेड़ अपना भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, तो उसमें अमरबेल क्या करती है,
उसी से पोषण प्राप्त करती है, क्योंकि इसकी खुद में के अंदर क्या है, क्लोरोफिल नहीं होता अमरबेल में। तो क्लोरोफिल नहीं होने के कारण ये अपना भोजन नहीं बना सकता। नहीं बना सकता तो क्या रहता है, दूसरे पेड़ों के ऊपर चिपका हुआ रहता है। अब बात करते हैं एक कोशिकीय जीवों में किस प्रकार से पोषण होता है। एक कोशिकीय जीव यानी कि हमारा अमीबा का पूरा दे रखा है, तो अमीबा के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। बात करें एक कोशिकीय जीव, तो एक कोशिकीय जीवों में काम करने के लिए बेचारों के पास क्या होती है, एक ही कोशिका होती है। जब एक ही कोशिका हो गई तो उनकी कोई ज्यादा जो है डिटेल वाली या फिर कोई बड़ा प्रोसेस नहीं होता। कोई भोजन होगा तो भोजन को पहले वो अंदर लेंगे वो पाचन करके भोजन को बाहर निकाल देंगे। इसके लिए कोई विशिष्ट अंग उनके पास नहीं होता। बात करें अमीबा की, तो अमीबा की मैं आपको इस इमेज से समझा देता हूं, फिर आपको जो है अच्छे से सारे पॉइंट बता दूंगा। अमीबा भोजन ग्रहण करने के लिए क्या करता है कि पहले भोजन के चारों तरफ इस प्रकार से अपनी जो है संरचनाएं फैला देता है। इन संरचनाओं को क्या बोलते हैं, कूटपाद कहते हैं। तो कूटपाद के द्वारा जो है जो भी खाद्य पदार्थ होता है उसको चारों तरफ से घेर लेता है। घेरने के बाद एक खाली जगह यानी कि एक बड़ी सी रिक्तिका बनाता है, और रिक्तिका से बाद क्या होता है, इस भोजन को क्या कर लेता है, वो अपने शरीर के अंदर ले लेता है। और अंदर लेने के बाद इस भोजन का क्या कर लेता है, पाचन कर लेता है। और जिस प्रकार से वो अंदर लेता है उसी प्रकार से भोजन जब पच जाता है तो पचे हुए भोजन को तो वो कहां करता है, कोशिका द्रव्य में छोड़ देता है, क्योंकि इसके पास केंद्रक नहीं होता। तो कोशिका द्रव्य में छोड़ देता है, और बाकी जितना भी अपशिष्ट है वो अपशिष्ट को जैसे इसने भोजन ग्रहण किया था वैसे ही अपशिष्ट को बाहर त्याग देगा। तो कोई बड़ी ज्यादा घटना नहीं है, तो आप इसको आराम से याद रख सकते हैं। एक कोशिकीय जीव अपना भोजन जो है पूरी सतह से ले सकते हैं, यानी कि वो किसी भी तरीके से ले सकते हैं। उनके पास कोई विशिष्ट अंग नहीं होता, कहीं से भी भोजन ग्रहण कर लेते हैं। एक कोशिकीय हम उदाहरण दे रखे हैं, अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अमीबा एक कोशिकीय जीव जो अनिश्चित आकार वाला प्राणी समपोषी जीव, यानी कि इसका जो भोजन कैसा होता है, प्राणी समपोषी होता है। यानी कि भोजन को पहले अपने शरीर के अंदर ग्रहण करेगा, ग्रहण करने के बाद भोजन का क्या करेगा, पाचन करेगा। अमीबा जो भोजन करता है वो दो संरचनाएं होती है इस प्रकार से, उन संरचनाओं को क्या बोलते हैं, कूटपादों के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। और अमीबा भोजन में खाता क्या है, तो शैवाल के टुकड़े हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, मृत कोई भी अकार्बनिक या कार्बनिक पदार्थ हो सकता है, उन्हीं को अपने भोजन के रूप में लेता है। अमीबा में जो पोषण जो होता है वो तीन प्रकार के या तीन चरणों में होता है। तीन चरणों में क्या, पहले वो भोजन को खाएगा यानी अंतःग्रहण करेगा, फिर खाने के बाद उस भोजन का पाचन करेगा, फिर उसको जो है बाहर अपशिष्ट को बाहर कर देगा यानी कि बहिष्करण कर देगा। यानी कि तीन स्टेप आपको ध्यान रखने हैं अमीबा में। एक और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अमीबा में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, यानी कि भोजन पाचन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। जो हमारे यहाँ पे नहीं है फिर भी मैंने आपको बता दिया। अब तीन चरण होते हैं, अंतःग्रहण, पाचन और बहिष्करण। अंतःग्रहण में क्या होता है कि कोशिकीय की सतह से अंगुली जैसी अस्थायी जो प्रवर्ध होते हैं जिनको हम लोग कूटपाद कहते हैं, कूटपादों की मदद से भोजन ग्रहण करता है। यह प्रवर्ध भोजन के कणों को चारों तरफ घेर लेते हैं और एक खाद्य रिक्तिका बनाते हैं, और रिक्तिका से वो क्या करते हैं, भोजन को अंदर लेता है। भोजन को अंदर लेने के बाद खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है, यानी कि जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में तोड़ दिए जाते हैं और वे कहां भेज देते हैं, कोशिका द्रव्य में भेज दिए जाते हैं। और भेजने के बाद यानी कि भोजन का पाचन हो गया। पाचन होने के बाद बचा हुआ अपस पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है और शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो सिंपल सी तीन प्रोसेस है, अंतःग्रहण भोजन को ग्रहण करना, फिर पाचन यानी कि भोजन को पचा लेना, पचाने के बाद भोजन को बाहर निकालना यानी कि बहिष्करण। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे मनुष्य के अंदर पोषण, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मनुष्य जो है वो बहुकोशिकीय जीव, हम सभी को पता है। और हमारे जो है बहुकोशिकीय जीवों में क्या अलग अलग प्रकार के अंग जो है अलग अलग कार्यों को संपन्न करते हैं। जैसे हमारे अलग अलग अंग जो है हमारे पोषण को संपन्न करते हैं, जैसे मुख है, फिर ग्रास नली, फिर हमारा आमाशय आता है, फिर छोटी आंत, ये सब क्या है, पोषण के अलग अलग अंग है। तो हमारे पोषण के चरण आप जो है वो ध्यान रखोगे कि पोषण जो है किस प्रकार से गुजरता है। तो हम जो भी भोजन है वो भोजन ग्रहण करते हैं मुख गुहा से, यहाँ से मेरे से भी समझ सकते हैं आप लोग, माउथ से। माउथ के बाद जो है हमारा भोजन इस नली में जाता है, इस नली को हम लोग ग्रास नली कहते हैं, यानी कि ईसोफेगस। ईसोफेगस से हमारा भोजन जो है वो आमाशय में आता है। आमाशय से हमारा भोजन यकृत में नहीं जाता, तो यकृत आपको इसको थोड़ा सा अलग रखें। यकृत क्यों दे दिया, आहार नाल का भाग नहीं है तो फिर भी क्यों दिया, क्योंकि यकृत जो है वो एक पित्त रस छोड़ता है, और ये पित्त रस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कैसे महत्वपूर्ण है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद जो है वो छोटी आंत में आता है, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में आता है, बड़ी आंत के बाद जो है भोजन जो है
अपशिष्ट के रूप में मलाशय के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये हमारे भोजन का क्या रहता है, प्रोसेस रहता है पोषण का। ये सभी प्रोसेस को हम जो है डिटेल से पढ़ने वाले हैं। बात करें मुख गुहा की, तो भोजन में मुख गुहा में जो है दांतों द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और लार ग्रंथि से निकलने वाला लार यानी कि जो लाला रस जो होता है वो भोजन से पेशी जीवा द्वारा मिलाया जाता है। अब बात करते हैं मुख गुहा में किस प्रकार से पाचन होता है। तो भोजन को मुख गुहा में दांतों द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और उसके बाद में जो हमारे शरीर मुख के अंदर जो लार ग्रंथि होती है ये क्या स्त्रावित करती है, लाला रस या लार स्त्रावित करती है, जो जीवा के द्वारा क्या करती है, भोजन को मिलाती है और उसके बाद भोजन को जो है आहार नाल में कर्मानुकुंचन गति के द्वारा आगे भेज दिया जाता है। अब बात करते हैं दांतों के द्वारा तोड़ा जाता है। हमारे मुख के अंदर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से? कृतनक, एक रदनक, एक अग्र चवर्णक होते हैं और एक चवर्णक होते हैं। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। ये जो है भोजन को कुतरने का काम करते हैं, यानी कि जो भी फ्रूट वगैरह खाते हैं उसको खाने का काम करते हैं। ये चीरने का काम करते हैं, जो मांस खाते हैं मांस खाने वालों में ये दांत बड़े होते हैं क्योंकि ये चीरने फाड़ने का काम करते हैं। अग्र चवर्णक और चवर्णक दोनों क्या करते हैं, ये भोजन को चबाने का काम करते हैं। संख्या भी आप लोग याद रख सकते हैं। कृतनक हमारे से मुख के अंदर 8 होते हैं, रदनक 4 होते हैं, अग्र चवर्णक 8 होते हैं और चवर्णक कितने होते हैं, 12। इन सभी को टोटल करोगे तो हमारे टोटल मुख के अंदर कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं और 20 जो है वो दूध के दांत होते हैं जो 2 बार आते हैं। तो इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको ध्यान रखनी है। लार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लार जो है हमारे मुख के अंदर लार ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि लार स्त्रावित करती है और लार स्त्रावित करने लार क्या करती है, भोजन को एकदम लचीला बना देती ताकि हमारे किसी भी ग्रसिका में किसी भी अंग में भोजन जो है परेशानी ना करे। उसके साथ ही लार में एक एंजाइम होता है, लार से भोजन जो है पाचन होना शुरू होता है। तो लार एंजाइम, हमारे शरीर के अंदर भोजन का पाचन करता कौन है, एंजाइम करते हैं। हर जगह आपके ये शब्द आएगा। एंजाइम रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में भोजन का पाचन करते हैं। तो लार में भी एक एंजाइम होता है, उसका नाम होता है लार एमाइलेज या फिर उसको हम लोग टाइलिन भी बोलते हैं। ये क्या करता है, मंड को जो है शर्करा में खंडित करता है। मंड यानी कि स्टार्च, स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। आप इतना भी लिख सकते हो। तो लार ग्रंथि जो है लार स्त्रावित करती है। लार के अंदर लार एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम उपस्थित होता है जो शर्करा का या फिर कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। मुख से आमाशय तक भोजन ग्रसिका यानी कि ईसोफेगस द्वारा कर्मानुकुंचन गति द्वारा आगे लिया जाता है और ग्रास नली में भोजन का बिल्कुल भी पाचन नहीं होता। यानी कि ये मुख है, मुख से आपने भोजन ग्रहण किया, मुख से कहां जाएगा, ये ग्रास नली में जाएगा। अब ग्रास नली से भोजन जो है आगे खिसकेगा कैसे, तो एक गति होती है जिसको हम बोलते हैं कर्माकुंचन गति। उसमें क्या होता है, ये ग्रंथि जो है एक बार सिकुड़ेगी फिर फैलेगी, फिर सिकुड़ेगी फिर फैलेगी। इसमें क्या होगा, भोजन आगे से आगे ट्रांसफर होता रहेगा। इस गति को क्या बोलते हैं, कर्माकुंचन गति बोलते हैं। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रास नली में या हमारी आहार नाल के अंदर भोजन कैसी गति के द्वारा आगे बढ़ता है, कर्माकुंचन गति के द्वारा आगे गति करता है। अब जो है ग्रास नली में बिल्कुल भी पाचन नहीं होता। ग्रास नली से भोजन हमारे कहां पहुंचता है, आमाशय में पहुंचता है। और आमाशय 3 प्रकार की चीजें जो है रिलीज करता है। क्या क्या, एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आमाशय कौन सा अम्ल छोड़ता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा ये काम क्या करता है, एक एंजाइम छोड़ता है उसका नाम है पेप्सिन। और तीसरा ये काम करता है एक और, ये श्लेष्मा का स्त्रावण करता है। ये तीनों ही हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले देख लेते हैं। आमाशय जो है वो एक जे आकार के जो हमारा शरीर का अंग होता है। आमाशय जो है, आमाशय की भित्ति में जठर ग्रंथि यानी कि हाइड्रोक्लोरिक, जठर ग्रंथि जो होती है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, पेप्सिन और श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। अब ये तीनों काम क्या करते हैं, HCl काम करता है भोजन को अम्लीता प्रदान करता है। और HCl के 2 काम आप लोग ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। HCl के 2 वर्क कि पूछ ले कि हमारे शरीर के अंदर हमारे आमाशय के द्वारा स्त्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 2 कार्य बताओ। तो पहला काम ये करता है कि भोजन को अम्लीय माध्यम देता है। दूसरा काम ये करता है भोजन के अंदर जितने भी जीवाणु होते हैं उनको मार देता है। और तीसरा काम है ये पेप्सिन जो भी होता है, ये पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। इस पेप्सिन को एक्टिव करता है, यानी कि पहले जो शुरू में होता है ये पेप्सिनोजन होता है। पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन में चेंज करने का काम कौन करता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। तो 3 कार्य मैंने बता दी, आप इनमें से 2 कार्यों को ध्यान में रखें। फिर पेप्सिन का क्या काम है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। श्लेष्मा क्या काम करता है, तो श्लेष्मा का स्त्रावण इसलिए क्या करता है कि जो एसिड है ना,
ये एसिड बहुत ही खतरनाक होता है, हमारे किसी दूसरे शरीर के दूसरे ऑर्गन में चला जाए तो बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। यानी कि जब हम कभी ज्यादा खाना खा लेते हैं तो ये खाना जो है हमारे वापस ग्रास नली में आ जाता है। ग्रास नली में आता है तो ग्रास नली में बहुत ज्यादा जलन होती है। क्यों होती है? क्योंकि एसिड होता है इसमें। तो एसिड जो है, इस एसिड से, कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड से वापस हमारे आमाशय की रक्षा करनी है, आमाशय को कोई नुकसान ना पहुंचा दिए एसिड। उस आमाशय की रक्षा करने के लिए क्या स्त्रावित करता है? श्लेष्मा स्त्रावित करता है। सुन ले यहां से जो पॉइंट लिखे हुए, ये एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है। जो जो निष्क्रिय पेप्सिनोजन होता है, यानी कि ये पेप्सिनोजन इसको किस में बदलता है? पेप्सिन में बदलने का काम करता है। और दूसरा ये क्या करता है? जीवाणुनाशक की तरह काम करता है, यानी कि ये बैक्टीरिया को मार देता है। पेप्सिन क्या काम करता है? ये प्रोटीन को पचाने का काम करता है। और श्लेष्मा क्या काम करता है? ये आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम पेप्सिन से सुरक्षित रखता है। यानी कि पेप्सिन एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे आमाशय को नुकसान ना पहुंचा दे, इसकी सुरक्षा करने के लिए आमाशय अपना जो है क्या बनाता है? श्लेष्मा या म्यूकस बनाता है। आगे लिखा हुआ है कि आमाशय में प्रोटीन के साथ साथ वसा का भी पाचन होता है, लेकिन पूरा नहीं, आंशिक पाचन होता है। और आंशिक पाचन किसके द्वारा होता है? गैस्ट्रिक लाइपेज नाम के एंजाइम के द्वारा होता है। एक आप ट्रिक याद रख सकते हो, आर, पी और जी। आरपीजी यानी कि ये 3 प्रकार से एंजाइम होते हैं जो आमाशय छोड़ता है। आर से बनता है रेनिन, पी से बनता है पेप्सिन और जी से बनता है गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वो लिपिड को पाचन करता है। रेनिन और पेप्सिन दोनों प्रोटीन का पाचन करते हैं। हमारे सिर्फ सिलेबस में जो है पेप्सिन एंजाइम है, तो आप पेप्सिन को ही ध्यान में रखें। आमाशय के बाद जो भोजन है वो कहाँ आता है? हमारी छोटी आंत में आता है। और छोटी आंत में सर्वाधिक पाचन होता है। हमारी आहार नाल का सबसे बड़ा अंग, ये भी छोटी आंत होती है। सबसे लंबा अंग 5 से 6 मीटर लंबी होती है। और सर्वाधिक पाचन यानी कि पूरी तरीके से पाचन, इसके बाद पाचन कहीं नहीं होगा। यानी कि पूरा पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। और ये एक अवरोधनी पेशी के द्वारा नियंत्रित की जाती है। और आहार नाल का सबसे लंबा अंग होता है। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों का पाचन करता है। अब बात करें, आप लोगों को मैं एक बात समझा देता हूं, या फिर ये पहले पॉइंट समझ लो कि यहाँ आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है, जिसको अग्नाशयी एंजाइम की क्रिया के लिए सारी माध्यम यकृत स्त्रावित पित्तरस द्वारा किया जाता है। अब ये पित्तरस क्या होता है? तो हमारे शरीर के अंदर एक लीवर नाम का एक ग्रंथि होती है, सभी को पता है। अब ये लीवर का कुछ तो काम होगा, कुछ तो काम है, तभी तो हमारे शरीर के अंदर है। इसका काम क्या है? ये इसका काम है पित्तरस को बनाना, यानी कि बाइल जूस को बनाता है पित्तरस। और ये पित्तरस क्या काम करता है? ये पित्तरस आता है सीधा का सीधा छोटी आंत में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब आप लोगों को मैंने ये बताया कि भोजन जब आमाशय में रहता है तो आमाशय में भोजन तो अम्लीय होता है। और अम्लीय भोजन जो है वो बाकी किसी जगह पे कोई भी काम नहीं करता, यानी कि बाकी डैमेज कर सकता है। तो जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो इसको अम्लीय को वापस किस में बनाना पड़ेगा? सारी में बनाना पड़ेगा। क्योंकि इसके अंदर देखो, तीनों बात ध्यान से सुने कि स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करने वाला कौन कौन होता है। तो 3 चीजें होती है। एक तो पित्तरस काम करता है, एक अग्नाशय जो है ये भी एक ग्रंथि है, ठीक है। अग्नाशय जो है एक ग्रंथि है। अग्नाशय भी जो है, अग्नाशय अपना रस छोड़ता है, वो भी छोटी आंत के अंदर। और अग्नाशय जो है, आंत जो है, ये खुद अपना रस बनाती है, यानी खुद स्त्रावित करती है, उसको आंत्र रस कहते हैं। तो पित्त रस, अग्नाशयी रस और आंत्र रस, ये 3 रस काम करते हैं। पित्त रस क्या काम करता है? सबसे पहला काम पित्त रस करता है कि जो आमाशय से भोजन आएगा वो एसिडिक होता, अम्लीय होगा, तो अम्लीय को सारी बनाएगा। अब सारी क्यों बनाना है? क्योंकि अग्नाशय का काम करना है, तो वो सारी मीडियम में काम करेगा। अग्नाशयी रस अम्लीय माध्यम के लिए काम नहीं कर सकता। तो अग्नाशयी रस अच्छे से काम करे उसके लिए भोजन को क्या करता है? सारी माध्यम प्राप्त करता है। और ये यही पॉइंट कहना चाह रहा है। फिर दूसरा काम क्या होता है पित्त रस का? कि जब हम भोजन कर ग्रहण करते हैं तो भोजन में जो है फैट लेते हैं, यानी कि फैटी एसिड लेते हैं, वसा लेते हैं। और जो वो लिपिड है उसका पाचन भी तो होना चाहिए। लेकिन पाचन हो कैसे? लिपिड जो है हमारे शरीर के अंदर जब हम खाते हैं तो बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है। और इन गोलिकाओं कैसे छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में तोड़ना जरूरी होता है, तभी जाके अग्नाशयी रस जो है वो लिपिड का पाचन करता है। लिपिड का पाचन पाचन कौन करता है? ये अग्नाशयी रस। लेकिन ये ऐसे वैसे काम नहीं करता। ये कहता है कि भाई मेरे लिए छोटे छोटे वसा के टुकड़े हो तब मैं पाचन करूंगा। दूसरा है कि जब ये भोजन आएगा तो मेरे पास सारी होना चाहिए। दोनों ही इसको करके कौन देगा? पित्त रस करके देगा।
यानी कि वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ेगा, यानी कि वसा का क्या करेगा, इमल्सीकरण करेगा। वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ना इमल्सीकरण कहलाता है। तो इमल्सीकरण पित्तरस करता है और उसके बाद ये क्या करता है, भोजन को सारी मीडियम प्रदान करता है। तो वसा आंत में बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिस पर एंजाइम का कार्य करना बहुत मुश्किल होता है। एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए पित्त लवण उसे छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, इमल्सीकरण कहते हैं। तो पित्तरस ने अपना काम कर दिया कि भोजन को सारी बना दिया और दूसरा जो है वसा का इमल्सीकरण कर दिया, यानी कि वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। अब बात आती है अग्नाशयी रस की। अग्नाशयी रस क्या करता है, अग्नाशय जो है वो अग्नाशयी रस का स्त्रावण करता है, जो प्रोटीन पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम रिलीज करता है, यानी कि प्रोटीन और वसा दोनों का पाचन करता है। तो प्रोटीन किस एंजाइम के द्वारा पाचन करता है, ट्रिप्सिन के द्वारा। पूछा जाएगा कि अग्नाशयी रस में प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा होता है, ट्रिप्सिन। और इमल्सीकृत यानी कि टुकड़े छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के इसको पित्तरस ने दे दिया कि ये लोग वसा है, इस वसा का पाचन करो। तो वसा के पाचन के लिए इसके पास कौन सा एंजाइम होता है, लाइपेज एंजाइम होता है। चलो वसा का पाचन भी हो गया, प्रोटीन का पाचन भी हो गया। अब बात करें आंत्र का रस क्या काम करता है। जो आंत जो है वो रस छोड़ती है, वो क्या काम करता है। क्षुद्रांत्र ग्रंथियों द्वारा आंत्र रस स्रावित होता है, यानी कि छोटी आंत की ग्रंथियों के द्वारा, जिसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो एसिड, जटिल कार्बन को ग्लूकोज में और वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। यानी कि क्या करता है, जब भोजन का पाचन हो गया, प्रोटीन का पाचन हो गया, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया, वसा का हो गया, तो फिर इनको और छोटे टुकड़ों में तोड़ना होता है। और छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम कौन करता है, हमारा आंत्र रस करता है। आंत्र रस में जो है प्रोटीन को किस में तोड़ा जाता है, अमीनो अम्ल में तोड़ा जाता है। जटिल कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ा जाता है, ग्लूकोज में। और वसा को किस में तोड़ा जाता है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ा जाता है। पाचित भोजन को आंत की भित्ति अवशोषित कर लिया, जिनके छोटी आंत की भित्ति जो है पाचित जो भोजन पच जाता है उसको अवशोषित कर लेता है। क्षुद्रांत्र यानी कि छोटी आंत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं, यानी कि अंगुली जैसी ऐसी संरचनाएं होती है, जिनको हम लोग दीर्घरोम कहते हैं। यहां से इमेज से देखो आप एक बार, ठीक है। ये जो है छोटी आंत है और छोटी आंत के ऊपर ये देखो छोटी छोटी सी ऐसे जो है अंगुली जैसी संरचनाएं होती है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घरोम कहते हैं। और दीर्घरोम के अंदर क्या होता है, रक्त वाहिकाओं का जाल होता है, रक्त वाहिकाओं का जाल होता है। और ये रक्त वाहिकाएं क्या करती है, पाचित भोजन को अवशोषित करती है। तो दीर्घरोम में जो है रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। यहाँ इसका उपयोग जो है वो नए ऊतकों के निर्माण में, पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है। अब उसके बाद छोटी आंत के बाद भोजन जो है बड़ी आंत में आता है। बिना पचा हुआ भोजन वृद्धांत्र में भेज दिया जाता है, जहां अधिक संख्या में दीर्घरोम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जल का अवशोषण करते हैं। तो बड़ी आंत सिर्फ एक ही काम करती है, सिर्फ और सिर्फ जल का अवशोषण करती है। और जल का अवशोषण करने के बाद भोजन को कहां भेजती है, गुदा में। और गुदा के द्वारा यानी कि रेक्टम, और रेक्टम के बाद जो है शरीर से भोजन को बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे श्वसन के बारे में। जिस प्रकार से पाचन किया हमने, पाचन करके हमने शरीर के अंदर जो है भोजन बनाया, जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं, C6H12O6। अब इस C6H12O6 से हमें भोजन भी तो बनाना, हमें ऊर्जा भी तो प्राप्त करनी है। भोजन तो ही बन गए, इससे हमें ऊर्जा कैसे प्राप्त होगी, ऊर्जा हमें श्वसन के द्वारा प्राप्त होती है। तो श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है, जिसमें कोशिका के अंदर भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है। और इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है तथा ऊर्जा एटीपी के रूप में उपलब्ध होती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, श्वसन में हम सभी को पता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और ऑक्सीजन गैस लेते हैं। दो प्रकार का श्वसन होता है, एक तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, एक इंटरनल होता है, यानी कि एक बाह्य श्वसन होता है, एक आंतरिक। बाह्य मतलब शरीर से बाहर नहीं, दोनों होते शरीर के अंदर ही है, लेकिन शरीर के अंदर भी दो प्रकार का, एक बाह्य और एक आंतरिक। यहां से आप इमेज से समझे, ये आंतरिक श्वसन है, ये बाहरी श्वसन है। बाहरी श्वसन में कैसे, आपने सांस लेते हो, इसको सांस लेना भी बोलते हैं हम लोग। तो सांस लेना ही बाहरी श्वसन है। कैसे, सांस में आपने ऑक्सीजन को अंदर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ दिया। जो आपको ऑक्सीजन आपने अंदर ली वो कहां जाएगी, फेफड़ों में। तो ये श्वसन है, हमने जो ऑक्सीजन अंदर ली वो फेफड़ों में गई और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना बाहर श्वसन कहलाता है। लेकिन ये ऑक्सीजन जो हमने फेफड़ों को दी, इस फेफड़ों को नहीं चाहिए। ये ऑक्सीजन किसको चाहिए, ये हमारी सेल को चाहिए, कोशिका को चाहिए। अगर ये कोशिका को चाहिए तो कोशिका तक कैसे पहुंचेगी,
ये ब्लड के द्वारा। तो फिर ये ऑक्सीजन ब्लड में जाएगी, ऑक्सीजन ब्लड से सेल में जाएगी, फिर सेल इस ऑक्सीजन का जो उपयोग कर लेगी और सेल इसको वापस ब्लड को क्या देगी, कार्बन डाइऑक्साइड देगी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस कहाँ जाएगा, फेफड़ों में। यानी कि फेफड़ों के आगे का क्रम जो है वो आंतरिक श्वसन कहलाता है, जिसको कोशिकीय श्वसन कहता है, क्योंकि वो श्वसन कोशिका करती है। और जो फेफड़ों से पहले का जो प्रक्रम है उसको हम लोग बाहरी श्वसन बोलते हैं। प्राणी द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करने तथा कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने संबंधी क्रियाओं को बाह्य श्वसन कहते हैं। ये क्रिया फेफड़ों की कुपिकाओं में होती है। आंतरिक श्वसन की बात करें, प्राणी द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड एवं एटीपी के उत्पादन के संबंधित प्रक्रियाएं आंतरिक कोशिकीय श्वसन कहलाती है। यानी कि प्राणी के द्वारा, जीवों के द्वारा जो ऑक्सीजन का प्रयोग किस लिए किया जाता है कि भोजन को तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बना दी और साथ में एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पादन कर दी। ये कहाँ होती है, ऊर्जा उत्पादन कोशिका के अंदर होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोशिकीय श्वसन बोलते हैं, और साथ ही हम इसको क्या बोलते हैं, आंतरिक श्वसन भी बोलते हैं। कोशिकीय श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि जो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें ऊर्जा हमें देनी पड़ती है वो ऊष्माशोषी होती है, और जो खुद ऊष्मा छोड़ती है उसको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी। तो हम जब श्वसन करेंगे वो हमें ऊर्जा देगा, तो ऊर्जा जो है निकलेगी, और जो ऊर्जा निकलेगी उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इससे क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं श्वसन के बारे में और आगे। श्वसन द्वारा निकली हुई ऊर्जा जो है वो एटीपी के रूप में जो है संचित होती है, और एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कई बार एग्जाम में पूछी गई है, पूछी भी जाती है एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडीपी भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब देखो श्वसन होता कैसे है, किस प्रकार से ग्लूकोज जो है टूट के हमारे शरीर को जो है ऊर्जा देता है। श्वसन के प्रथम चरण में अर्थात ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन वाले अणु से 3 कार्बन वाले अणु यानी पाइरुवेट में टूटता है। पहला काम ये होता है कि जो कार्बन है, ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है C6H12O6। इसे ये 3 कार्बन वाला बनेगा, 3 कार्बन वाला C3H4O3, इसको हम लोग बोलते हैं पाइरुवेट। पहले तो ये बनेगा, इसके बाद ये पाइरुवेट टूटेगा, और पहले ग्लूकोज पाइरुवेट में बदलेगा जो 3 कार्बन वाला होता है, पाइरुवेट फिर वापस क्या करेगा, वापस टूटेगा। 3 प्रकार से टूटता है, 3 प्रकार का श्वसन होता है। मेन तो 2 ही होता है, एक वायवीय श्वसन होता है पाइरुवेट को तोड़ने के लिए, एक अवायवीय श्वसन होता है। अब वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन क्या होता है? वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के बारे में अंतर पूछा जाता है, आप यहां से ध्यान रखेंगे। वायु यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है वो वायवीय होता है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है वो अवायवीय होता है। ग्लूकोज का पूर्ण अब उपचयन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि ग्लूकोज जो पूरी तरीके से टूट जाता है वायवीय श्वसन में। लेकिन अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का क्या होता है, अपूर्ण उपचयन होता है। अब उपचयन कैसे हो रहा है, अब देखो C6H12O6। अब उपचयन का मतलब क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी यानी कि हाइड्रोजन को निकलना। ऑक्सीजन और अपचयन और उपचयन में हमने क्या पढ़ा था कि उपचयन वह होता है ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का माइनस होना, ऑक्सीजन का प्लस होना। तो हाइड्रोजन निकल के ही तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, तो हाइड्रोजन के निकलने को हम लोग उपचयन बोलते हैं, है ना। तो इसमें उपचयन जो है पूरी तरीके से होता है, और अवायवीय में अपूर्ण उपचयन होता है। इसमें क्या क्या बनता है, इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनती है। इसमें इथेनॉल बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और साथ में क्या बनती है, ऊर्जा। इथेनॉल किसमें बनता है, लैक्टिक एसिड किसमें बनता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। यह कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी कि जो कोशिका होती है, कोशिका का जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर होता है, और कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर होता है। और ये सिर्फ कोशिका द्रव में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता। बात करें वायु श्वसन की, तो इसमें ऊर्जा जो उत्पन्न होती है बहुत ज्यादा होती है, और इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है वो क्या होती है, वो कम होती है। कितने एटीपी, 2 एटीपी, और इससे कितनी एटीपी प्राप्त होती है, 36 एटीपी प्राप्त होती है। अब यहां से आप इसको जो है चार्ट को समझें। ये पाइरुवेट टूटेगा 2 प्रकार से, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन की एब्सेंस में 2 बार टूटेगा। यीस्ट में कैसे टूटेगा, यानी कि यीस्ट जो होता है, यीस्ट में किण्वन होता है ना, हम लोग शराब वगैरह बनाते हैं उस यीस्ट में किण्वन करते हैं। तो यीस्ट जो है, यीस्ट के अंदर पाइरुवेट टूट के क्या बनेगा, इथेनॉल बनाएगा। और इथेनॉल यानी कि इथेन यानी कि 2 कार्बन के परमाणु, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनेगी। ये लैक्टिक एसिड कब बनता है, हमारी मसल सेल के अंदर। कभी हम जो है ज्यादा काम कर लेते हैं, रनिंग कर लेते हैं, या फिर बहुत ही ज्यादा वजन उठा लेते हैं, तो क्या होता है, हमारी मांसपेशियों को ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता हो जाती है। फिर ज्यादा मांसपेशियों को जब ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, वो ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूर्ति हमारी ब्लड वेसल से नहीं कर पाती, तो मांसपेशियां क्या करती है,
वो खुद अपना जो है शोषण करती है वायु ऑक्सीजन की अब्सेंस में, यानी कि अनुपस्थिति में जो है खुद अपना शोषण खुद कर लेती है। और जब वो अपना शोषण करती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल नहीं बनेगा। अनुपस्थिति में क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड बन जाएगा, लैक्टिक अम्ल बनेगा 3 कार्बन वाला। और लैक्टिक अम्ल बनने के कारण ही हमारी मांसपेशियों में क्या होता है? दर्द होता है। तो हम जब कभी भी वजन ज्यादा उठाते हैं, ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा रनिंग करते हैं, तो हमारा जो है मांसपेशियों में दर्द होता है, क्योंकि वो लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। साथ ही क्या बनती है? एनर्जी बनती है। तीसरा होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर जो है ग्लूकोज जो है या पाइरुवेट किस प्रकार से टूटता है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा के रूप में टूटता है। ऊर्जा की बात करें तो इनमें सिर्फ 2 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है अवायवीय श्वसन में, और जो वायवीय श्वसन होता है उसमें 36 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ये कहाँ पे होता है? ये सेल साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव के अंदर होता है। अब पौधे भी तो श्वसन करते हैं। पौधे श्वसन कैसे करते होंगे? पौधों में रात्रि और दिन में निम्न घटनाएं होती है। रात्रि में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो पौधे क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पौधे श्वसन करेंगे। और जो भी जीव श्वसन करता है, भले वो पौधे हो, भले जीव हो, मनुष्य हो, वो सब क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को ही छोड़ेंगे श्वसन के दौरान। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे कब? प्रकाश संश्लेषण के दौरान। लेकिन रात में वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। रात में जब प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे, न कि ऑक्सीजन को छोड़ेंगे। दिन में क्या करते हैं? दिन में श्वसन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड उनके निकलती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस वो किस में ले लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण में यूज ले लेते हैं, जिससे केवल ऑक्सीजन का निकलना ही मुख्य घटना होती है। जैसे यानी कि जब दिन में जो है वो प्रकाश संश्लेषण ज्यादा करते हैं, श्वसन कम करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो ऑक्सीजन ज्यादा निकलेगी, तो मेन घटना क्या होती है? ऑक्सीजन का निकलना। अब यहाँ आप जो है इस इमेज से समझें। इमेज से ये जो है रात्रि की घटना दे रखी है और ये दिन में दे रखा है। दिन में क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ऑक्सीजन जो है श्वसन बहुत कम करते हैं, इसलिए छोटे छोटे लिखे हुए। रात्रि में ये होता ही नहीं, प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल ही नहीं होता। रात्रि में क्या होता है? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। यानी कि इसलिए हमें कई बार जो है बुजुर्ग लोग, घर वाले जो कहते हैं कि रात में जब कभी भी हम घर के बाहर सोते हैं तो हमें मना किया जाता है कि पेड़ के नीचे नहीं सोना, क्योंकि रात में पेड़ ऑक्सीजन नहीं देते, रात में पेड़ खुद ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमें सांस की दिक्कत भी हो सकती है। अब बात करें जलीय जीव, वो तो जो है जल के अंदर रहते हैं, वो श्वसन कैसे करें? हमारे अंदर तो वायुमंडल में जो है वो ऑक्सीजन है, 28% ऑक्सीजन है, सॉरी 21% ऑक्सीजन है। अब ये 21% ऑक्सीजन हम तो ले लेते हैं, लेकिन जलीय जीव जो है वो कैसे ऑक्सीजन लेते होंगे? जलीय जीव जल में विलेय ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। जल का आप फॉर्मूला हमेशा लिखते हो H2O, यानी कि जल के अंदर फॉर्मूले के अंदर ऑक्सीजन होती है, और इसी ऑक्सीजन का प्रयोग कौन करते हैं? जलीय जीव श्वसन में करते हैं। जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण इनकी श्वास दर बहुत ही तेज होती है, यानी कि बहुत कम ऑक्सीजन होती है, और कम ऑक्सीजन को इनको लेना हो तो इनका जो है श्वसन करने की दर होती है बहुत ही तेज होती है। मनुष्य में बहुत कम होती है, 16 से 17 बार सांस लेते हैं हम लोग, लेकिन ये जलीय जीव होता है, ये बहुत अधिक बार जो है सांस लेते हैं। मछली अपने मुंह द्वारा जल लेकर बलपूर्वक उसे क्लोम तक पहुंचाती है, और जहां विलेय ऑक्सीजन रुधिर ले लेता है। बस सिंपल सी परिभाषा होती है। ये प्रक्रम होता है कि मछली जब है एकदम से पूरा का पूरा अपने मुंह में पानी भरेगी, पानी भरने के बाद वो पानी कहाँ जाएगा? क्लोम में जाएगा, और क्लोम से जो है ऑक्सीजन जो है फिल्टर होकर अलग चली जाएगी, यानी कि वो ब्लड में चली जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड वापस क्लोम में आ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देंगे। अब बात करते हैं मानव श्वसन तंत्र, मनुष्य श्वसन कैसे करता है? मानव श्वसन तंत्र के जो है जिस प्रकार से पाचन तंत्र है, पाचन अंग होते हैं अलग अलग प्रकार के, हमने पढ़ा मुख, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर रेक्टम। उसी प्रकार मानव श्वसन तंत्र भी जो है जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो अलग अलग अंगों से गुजरती है। नासा द्वार से हम लोग सांस लेते हैं, फिर वो ग्रसनी में जाता है, फिर कंठ में जाता है, फिर श्वास नली में, फिर श्वसनी में, फिर श्वसनिका में, फिर फेफड़ों में, और फिर कुपिकाओं में, और कुपिकाओं से किस में जाता है? हमारी रुधिर वाहिकाओं में जाता है। तो इन सबको हम जो है डिटेल से पढ़ेंगे, ये आप लोग क्रम आप लोग अच्छे से ध्यान जरूर रखें। मानव श्वसन तंत्र की जो क्रियाविधि क्या है? मनुष्य के शरीर के अंदर वायु नासा द्वार के द्वारा ली जाती है, यानी कि नथुनों के द्वारा ली जाती है, ये जो होल होते हैं इनसे। नाक में उपस्थित महीन बाल, यानी कि नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, और श्लेष्मा होता है, ये अंदर आने वाली अशुद्धियों को रोक लेते हैं। अशुद्धियां कैसी? जैसे धूल, मिट्टी, परागकण, जीवाणु, राख। जब हम सांस लेते हैं ये भी तो सारे हमारे सांस के अंदर, हमारे नाक के अंदर आ जाते हैं। तो ये
जो श्लेष्मा होता है इसको रोकने का काम करता है। और हमारे नाक के अंदर जो बाल होते हैं ये भी धूल मिट्टी के कणों को रोकने का काम करते हैं। नासा द्वार के अंदर आ चुकी वायु ग्रसनी व कंठ से होते हुए श्वास नली में प्रवेश करती है, यानी कि ग्रसनी में जाती है। यहां से देखो नासा द्वार से फिर ये छोटी सी ग्रसनी आती है, ग्रसनी के बाद कंठ, कंठ से फिर किस में जाती है, श्वास नली में जाती है। ग्रसनी ये श्वसन और पाचन तंत्र के लिए समान मार्ग है। ग्रसनी में जो है यहां से भोजन भी जाता है और यहां से क्या जाती है, वायु भी जाती है। कंठ या स्वर तंत्र क्या होता है, ये श्वास नली के ऊपर ग्रसिका के सामने स्थित होता है, यानी कि श्वास नली के जो जिसके जस्ट ऊपर होता है, और ग्रसिका यानी कि जो ग्रास नली होती है इसके जस्ट सामने होता है। इसकी लंबाई जो होती है कितनी होती है, लगभग 5 सेंटीमीटर होती है। और इस कंठ तंत्र के ऊपर या स्वर तंत्र के ऊपर एक चीज होती है जिसको हम लोग एपिग्लोटिस बोलते हैं, है ना। ये कंठ में पाई जाने वाली उपास्थि होती है, ये भोजन को निगलते समय कंठ द्वार को ढककर श्वास लेने, श्वास नाल में भोजन को जाने से रोकती है। यानी कि ग्रसनी के बाद क्या आता है, कंठ। अब ग्रसनी में जो भोजन आया, भोजन और ये तो वायु का दोनों का कॉमन मार्ग होता है ये ग्रसनी। अब ग्रसनी में भोजन आ गया तो अब भोजन यहाँ पे भी जा सकता है श्वास नली में, और हमारी ग्रास नली में भी जा सकता है। तो भोजन को ग्रास नली में ही भेजे, श्वास नली में ना जाए। श्वास नली में जाएगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। ये जो है कौन सेलेक्ट करेगा कि भोजन कहाँ जाएगा, तो एक ढक्कन होता है इसके ऊपर, कंठ तंत्र के ऊपर एक ढक्कन लगा होता है। इस ढक्कन को हम लोग घाटी ढक्कन कहते हैं, या फिर इसको इंग्लिश में हम लोग एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस क्या कहते हैं, जब भी हमारा भोजन निकल रहे होते हैं, भोजन निकल रहा है, तभी ऊपर से ऐसे ढक्कन को बंद कर देगी, तो श्वास नली के अंदर भोजन नहीं जाएगा। भोजन सिर्फ कहाँ जाएगा, वो ग्रास नली में जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे एपिग्लोटिस काम करता है, जो ढक्कन, ये किसकी तरह काम करता है, ये एक ढक्कन की तरह काम करता है जो श्वास नली में भोजन आने से रोकता है। फिर श्वास नली में श्वास वायु चली गई, श्वास नली से होकर वायु कहाँ जाती है, फुफ्फुस में प्रवेश करती है। फुफ्फुस यानी कि फेफड़े। फेफड़ों के अंदर छोटी छोटी सी नलिकाएं होती है, यानी कि जो फेफड़ों में प्रवेश करके फिर और छोटी छोटी ऐसी नलिकाओं में चला जाएगा। नलिकाओं के अंत में जो ऐसी गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती है, और इन गुब्बारे जैसी संरचनाओं को क्या बोलते हैं, कुपिका बोलते हैं। इसको इंग्लिश में एल्वियोलाई बोलते हैं, इंग्लिश में इसको एल्वियोलाई बोलते हैं और हिंदी में इसको कुपिका बोलते हैं। और कुपिकाओं में ही जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। क्योंकि कुपिकाओं के जो है बाहर बहुत सारी क्या होते हैं, रक्त वाहिनियां होती है, और रक्त वाहिनियों से जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन उनको रक्त को देता है। ये कौन देता है, कुपिका। कुपिका एक सतह उपलब्ध करवाती है जिससे गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान। कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। कुपिकाओं की भित्ति जो होती है उसके जो साइड होती है वहां पे क्या होता है, बहुत सारी रुधिर वाहिकाएं होती है, और उन रुधिर वाहिकाओं से क्या लेता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और ऑक्सीजन उस रुधिर को दे देता है। जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियां जो है वो ऊपर की ओर उठती है, और हमारा डायफ्राम जो वो चपटा हो जाता है। डायफ्राम यानी कि पूरा का पूरा जो मैटर है, यानी कि पूरा वक्स गुहा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। डायफ्राम यानी चपटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, फैल जाता है, और इसके परिणाम स्वरूप जो है वक्स गुहा क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ये जब हम सांस अंदर लेंगे तो ये डायफ्राम क्या होगा, फैल जाएगा। फैल जाएगा यानी कि नीचे की तरफ खिसकेगा, और जब हम सांस छोड़ेंगे तो डायफ्राम क्या होगा, ऊपर की तरफ खिसकेगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, चपटा हो जाएगा, यानी कि छोटा हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। पसलियां ऊपर की तरफ खिसकेगी, और जब सांस छोड़ देंगे तो पसलियां नीचे की तरफ खिसकेगी। इस कारण वायु फुसफुस के अंदर ली जाती है और विस्तृत कुपिकाओं में भर ली जाती है। यानी कि जब सांस लेते हैं तो डायफ्राम चपटा होता है, वक्स गुहा बड़ी होती है, और इससे हमारी जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं वो ऑक्सीजन जो हम अंदर लेते हैं वो फेफड़ों की कुपिकाओं तक चली जाती है। उसके बाद रुधिर शेष कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं में छोड़ने के लिए आता है। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कोशिका है, उस कोशिका ने जो भी काम किया, उस भोजन का पाचन किया, ऑक्सीजन लेके, ऑक्सीजन तो उस कोशिका ने ले ली और क्या दे दिया, रक्त को वापस कार्बन डाइऑक्साइड। ये रक्त कार्बन डाइऑक्साइड जो है सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लाके किसको देगा, कुपिका को देगा। वाहिका का रुधिर कुपिका से वायु ऑक्सीजन लेके शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यानी कि कुपिका से जो है रुधिर वापस ऑक्सीजन लेता है और फिर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। ये हमारे सभी जो है श्वसन तंत्र था, और साथ में हम लोगों का पाचन तंत्र। मैं आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भी पॉइंट मैंने यहाँ इंक्लूड किए सारे इंपॉर्टेंट थे, और सभी को मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।
मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग परिवहन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।